अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो यूनुस खान एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हो गए और बल्लेबाजों को बैटिंग के गुर सिखाएंगे। साथ साथ गैर मुल्की कमेंटेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कमेंट्री करने के लिए आज कराची पहुंच गए। फिर पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें, क्योंकि आज का हमारा फोकस ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग पर ही होगा, तो PSL के लिए एम्पायरिंग पैनल का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इन्हीं तमाम तरह टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। कप्तान यूनुस खान को ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 तक के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। डीन जोन्स की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। उनके साथ गुजरे लम्हात हमेशा याद रहेंगे बाबर आजम। डैरन समी पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अहम है, हम उन्हें मिस करेंगे। कोरोना की वजह से बहुत सी चीजें तब्दील हुई, वहाब रियाज। वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कार्लोस ब्रैथवेट पेशावर ज़ल्मी को PSL 5 का चैंपियन बनाने के लिए पुरअज़्म। टीम की कामयाबी के लिए मोमेंटम जरूरी है, हम भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर। कराची किंग्स के कोच फैसल इकबाल कोविड-19 का शिकार हो गए। फैसल इकबाल की जगह मोहम्मद मसूर को कराची किंग्स के कोचिंग पैनल में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद आमिर ने तनकीद का रुख मिसबाह उल हक की जानिब मोड़ दिया। मोहम्मद आमिर का कहना था कि मैं टीम में क्यों शामिल न हो सका, इसका जवाब मिसबाह साहब बता सकते थे। टेस्ट क्रिकेटर समी असलम दौरा इंग्लैंड के लिए नजरअंदाज करने पर PCB से नाला। समी असलम अगले 15 रोज में अपने करियर से मुतालिक अहम फैसला करेंगे। बिल्कुल जी, स्पोर्ट्स हेडलाइंस आपने मुलाजा फरमाई है। जैसे कि मोहसिन ने अपने इंट्रो में बताया कि यूनुस खान एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट के हो गए और बैटिंग कोच उनको मुकर्रर कर दिया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 तक उन्होंने क्या फरमाया, आप भी मुलाजा फरमाइए। Hi, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan. Thank you, Pakistan Cricket Board, for appointing me batting coach for Pakistan men's national cricket team for next 2 calendar years, and give me the opportunity to serve my country again. I hope I fulfill my duties with honesty and sincerity. जी हाँ, आपने यूनुस खान की बात तो सुनी। उनका क्या कहना था कि एक अहम जिम्मेदारी उनको मिली है T20 वर्ल्ड कप तक। गेस्ट के जानब चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की फ़ीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप इनको मुख्तलिफ़ मकामात पर देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक सीज़न होता है उसमें कमेंट्री करते भी देखते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिकेट पर गहरी निगाहें इनकी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। मैं बात कर रहा हूँ सवेरा पाशा की। सवेरा, वेलकम करेंगे आपको शो में। और क्या कहेंगे यूनुस खान के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान को T20 वर्ल्ड कप तक के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है, कितना अच्छा फैसला है, क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? बहुत ही कोई अच्छी बात है ये कि यूनुस खान को बैटिंग कंसल्टेंट जो है वो और 2 साल का रन दिया है। मतलब अभी जब वर्सेस इंग्लैंड एक सीरीज़ थी, अब उनको भी ये पता होगा कि 2 सालों में उन्होंने कैसे लेकर चलना है। और मुझे लगता है यूनुस खान जैसे प्लेयर्स से जितना आप उनका टैलेंट निचोड़ सकते हैं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वो अपने टैलेंट का 40% भी हमारे किसी क्रिकेटर को सिखा देंगे तो हमारे अच्छे बैट्समैन हमें मिल जाएंगे। क्योंकि अभी भी बैटिंग में हम देखते हैं इतने बैटिंग कोलैप्सेस देखते हैं। साथ ही साथ ये कि वो कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी मौजूद होंगे जिस वक्त वो टूर्स पे नहीं जाएंगे। तो जिन लड़कों को प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, छोटी छोटी ट्वीकिंग करनी है अपनी बैटिंग में, वो उससे भी फ़ायदा उठा सकेंगे। सो आई बिलीव यूनुस खान का विद PCB ऑन बोर्ड होना इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो PCB की करंट मैनेजमेंट ले रही है। बिल्कुल, यूनुस खान से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो बहुत फ़ायदा होगा, प्लेयर्स को भी फ़ायदा होगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ मिसबाह उल हक साहब ने, जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, हेड कोच है, चीफ सेलेक्टर का ओहदा तो उनका जा चुका है, लेकिन एज अ चीफ सेलेक्टर उन्होंने दौरा न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। उससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान टीम को? उस स्क्वाड को कैसे आप देख रही हैं, प्लेयर्स को? स्क्वाड की अगर बात करें, देखिए 100% कभी भी कोई भी खुश नहीं हो सकता जब भी स्क्वाड अनाउंस होता है, मगर कुछ सिलेक्शंस ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ये सिलेक्शन की गई हैं, क्यों ये प्लेयर्स जो हैं वो हमें स्क्वाड में दिख रहे हैं। एक तो सबसे पहले जब मैं स्क्वाड को देखती हूँ सो मुझे ये नज़र आता है कि इमरान भट्ट को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्यों कहा गया है। इमरान भट्ट तो एज़ फार एज़ आई रिमेंबर ओपन करते हैं, मगर शायद फिर मिडिल ऑर्डर में कहीं स्पेस किसी की बनानी
ओपनिंग स्टैंड में ओपनिंग जो स्लॉट है उसमें कहीं किसी की कोई स्पेस बनानी थी, इस वजह से किया गया। मतलब कुछ चीज़ें आपको जस्टिफाइड नहीं लग रही हैं। फिर उसके बाद मुझे ये दिखता है कि फ़हीम अशरफ बार बार जो हैं वो फेल हो रहे हैं, मगर वो मुसलसल हैं टीम में। आमिर यामीन की जगह बनती है, आमिर यामीन हो सकते थे। फिर अगर मैं बात करूं तो और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। हमने सऊद शकील को देखा अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए, नुमान अली थे। मतलब एटलीस्ट आप अगर उनको टीम में नहीं रख रहे तो आप उनको जो शाहीन जारी है, यानी वो एक तरह से ए टीम जारी है, आप उनमें रखते। ये लड़के जो हैं इनको कहाँ किस जगह पे आप कहाँ अप्रिसिएशन देंगे अच्छा खेलने की, कहीं ना कहीं तो देनी पड़ेगी। और जब तक हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी नहीं, इवन लड़के खुद डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो ज़रूर मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। बट एक उसका जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ये भेजनी थी न्यूजीलैंड, ऑलमोस्ट 45 प्लेयर्स का नाम न्यूजीलैंड भेजना था। सो इस वजह से ये जो करंट परफॉर्मेंसेस हैं इन पे जो है वो इस वजह से इन करंट परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बात नहीं की गई, या इन करंट परफॉर्मर, ये जो करंट परफॉर्मर आपको दिख रहे हैं, मतलब नेशनल T20 उस वक्त चल रहा था और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो अभी तक हुआ नहीं था, इस वजह से इन लड़कों के नाम नहीं आए। मगर मैं जिन लड़कों की बात कर रही हूँ, सऊद शकील की बात करती हूँ, या फॉर इंस्टेंस मैं जाहिद महमूद की बात करती हूँ, ये लड़के तो बहुत अरसे से सर्किट पे परफॉर्म कर रहे हैं, और जब इनका नाम नहीं आ रहा और इनके साथ खेलते हुए दूसरे प्लेयर्स का नाम आ जाता है तो मुझे ये लगता है कि शायद पलट के देखा ही नहीं जा रहा एक रुख पे, और सारे रुखों पे देखा जा रहा है, एक रुख पे देखा नहीं जा रहा। शायद आप यूँ सीधे खड़े हुए हैं और पीछे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहे, बाकी यहाँ सामने वाले सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं। सो अदर देन दैट, अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ, द स्क्वाड इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट जो थोड़ी सी कमी पेशी है वो ज़रूर उस पर देखना पड़ेगा। फिर एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की स्क्वाड के बारे में, मोहम्मद आमिर को ड्रॉप करना। आई बिलीव न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मोहम्मद आमिर को ड्रॉप करना इज़ टोटली क्रिमिनल। या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली एक वो बता दें, एक प्लान बता दें कि मोहम्मद आमिर के लिए ये प्लान है हमारा, टीम मैनेजमेंट ऐसे सोचती है, या ये वजह है जो वो नहीं स्क्वाड में जगह बना पा रहे, पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बना पा रहे। कोई क्लियर कट मैसेज दीजिए जिसकी वजह से पता चले कि एक ऐसा प्लेयर जो कि परमानेंट मेंबर था पाकिस्तान टीम का, वो अचानक से कहीं गायब हो गया है, और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई चीज़ नहीं बताई उस प्लेयर के हवाले से। सो वो बिल्कुल देखना पड़ेगा। अदर देन दैट स्क्वाड अच्छा खासा है, स्क्वाड सही है, मतलब ये कि आई होप कि न्यूजीलैंड में अच्छा खेलेंगे ये लड़के। बिल्कुल सवेरा, स्क्वाड में शामिल यंगस्टर्स पर तो आपने काफ़ी गहरी निगाह डाली है, काफ़ी नज़र डाली है, लेकिन जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, आप सही कह रही हैं कि उसमें काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जगह तो बना लेते हैं, लेकिन जो मेन यंगस्टर्स हैं जिनको वाकई इस दौरे पर ले जाना चाहिए था, उनका नाम इस स्क्वाड में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक और खिलाड़ी हैं जो कमबैक कर रहे हैं, सरफराज अहमद, उनका नाम नज़र आ रहा है। स्क्वाड में जगह बना ली है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म भी किया, लेकिन क्या नेशनल साइड में जगह बना सकेंगे, क्योंकि रिजवान तो अब वाइस कप्तान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, मगर इसका जवाब मेरे ख्याल से मिसबाह उल हक के अलावा या बाबर आजम के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। हर जगह ये लिखा हुआ है कि सरफराज रिजवान इज़ द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। सो ये साफ साफ उन्होंने लिख दिया है कि कल को कोई उनसे ये सवाल ना पूछे कि मोहम्मद रिजवान हैं या नहीं हैं। सो मोहम्मद रिजवान बार बार बता दिया है कि फ़र्स्ट चॉइस विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है। साथ रोहेल नज़ीर भी हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली शाहीन्स की कप्तानी करते हुए हमें दिखेंगे, और सरफराज हैं। अभी भी आई वुड से कि सरफराज को शॉर्टर फॉर्मेट में विकेट कीपिंग करनी चाहिए। सरफराज अहमद को शॉर्टर फॉर्मेट में रखना चाहिए। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने मोहम्मद आमिर का नाम लिया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोहम्मद आमिर के अलावा शुएब मलिक और असद शफीक भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मैनेजमेंट ने प्लान बना लिया है मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक के हवाले से? क्योंकि मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि इनकी परफॉर्मेंस की बिना पर इन दोनों को ड्रॉप किया गया और नौजवानों को मौका दिया गया।
जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेरी क्या रिजर्वेशंस हैं, मलिक के लिए मुझे लगता है कि इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज शुएब मलिक अभी अगले जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए भी ही इज़ रेडी टू डू दैट। सो आई होप कि इनकी शुएब मलिक से कोई बात हुई हो। शुएब मलिक की क्योंकि परफॉर्मेंसेज नहीं थी, इस वजह से उन्होंने प्रेफर नहीं किया। मोहम्मद हफीज़ को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि हफीज़ परफॉर्म कर रहे थे मुसलसल। मोहम्मद आमिर की मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। रही बात जहाँ असद शफीक की बात की है, असद शफीक ने अपना चांस खुद खोया है। मतलब डेब्यू करने के बाद मे बी इट्स द फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ ड्रॉप्ड। इतना मौका जब असद शफीक को मिला है, सो मुझे लगता है कि असद शफीक को जो है उसमें परफॉर्म करके दिखाना चाहिए था। किया है परफॉर्म, बट रिसेंट टाइम्स में असद शफीक इज़ टोटली ऑफ कलर और बिल्कुल उन्होंने इतने जो उनको मौके मिले उसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया। वो टेस्ट टीम का कोर हो सकते थे, पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम का कोर हो सकते थे। उनके पास वो मौका था जो मिसबा और यूनुस के बाद एक एम्प्टीनेस आई थी, उसको फिलअप करने का मौका था जो शायद उन्होंने अपने हाथ से गवा दिया। जी बिल्कुल सवेरे हम बात कर रहे हैं शुएब मलिक के हवाले से हमने बात किया, असद शफीक के हवाले से हमने बात की, लेकिन मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहूँगा, जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, उसके टॉप परफॉर्मर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट रिस्पेक्ट नहीं देती, क्रिकेट बोर्ड रिस्पेक्ट नहीं देता। आप क्या कहेंगी? हमने देखा जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो समी असलम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी मायूसी हुई मुझे कि मैं दौरे न्यूजीलैंड के 35 खिलाड़ियों में शामिल नहीं था। तो क्या कहेंगी? और कहा यह भी जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले 2 हफ्तों में वो कुछ अपने करियर के हवाले से एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देना? एग्जैक्टली जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि क्यों जाहिद महमूद को मौका नहीं मिला। काशिफ भट्टी की तो बात करते हम थक गए हैं। बार बार काशिफ भट्टी की परफॉर्मेंसेस पे बात होती है। ताबिश खान की परफॉर्मेंस पे हमने बहुत, ताबिश खान से तो हम इतने अरसे से ताबिश खान की बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि डोमेस्टिक में खेलते खेलते बेचारे उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो एज पे आके अटक जाएंगे कि नहीं जी इस एज के प्लेयर को हम कैसे अब खिलाएँ, कैसे डेब्यू करवाएँ। बट वही मैं कहूँगी कि अगर आप अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को ज़रूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब आपने आउट ऑफ द ब्लू कहीं से हारिस रऊफ़ आए और हारिस रऊफ़ को आपने अपनी टीम का हिस्सा बना लिया, और जो लड़के यहाँ पे मौजूद थे जो आपके डोमेस्टिक में कितने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, विकेटों पे विकेटें निकाले जा रहे हैं, आपने उनको इग्नोर कर दिया। तो खुद ये सोचें कि आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं अपने डोमेस्टिक सिस्टम को। ये रीजन्स में डिवाइड करके, डिपार्टमेंट्स को बंद करके ये काम नहीं होंगे। जब तक जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टीम मैनेजमेंट है, वो रिस्पेक्ट नहीं करेगी डोमेस्टिक को, तब तक डोमेस्टिक आपकी बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ टू रिस्पेक्ट इट्स डोमेस्टिक सिस्टम, और जब तक जो प्लेयर्स वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उनको जब तक चांस प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक ज़ाहिर एक खला रहेगा प्लेयर्स के आने में, क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टम से लॉन्ग टर्म क्रिकेट जो कि एक बड़ी क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, उसको खेलने के लिए अच्छे प्लेयर्स, अच्छे परफॉर्मेंस मिलते हैं। अजहर अली की कप्तानी से हटा दिया गया, और ज़ाहिर जो एलामिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसमें तो ये कहा गया कि 10 बरदार हुए हैं और अब बाबर आजम नए कैप्टन है। तो इस फैसले को आपने कैसे देखा? मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। दो के मुझे अजहर का कैप्टनसी स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत डिफेंसिव हैं, बट वो जो डिफेंसिवनेस की मैं बात कर रही हूँ वो मुझे लगता है कि वो मिसबाह उल हक की वजह से एक रिपल इफेक्ट है जिस वजह से वो इतने डिफेंसिव हो गए हैं। सो या तो आप पहले लाए गलत थे तो उस गलती को माने, मगर अगर आप उस गलती को नहीं मान रहे तो अभी हटाना और एकदम से बाबर आजम के ऊपर इतना प्रेशर डाल देना, मुझे लगता है कि हम कहीं इस पूरे प्रेशर में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खो ना दें। बाबर आजम के ऊपर जो है मुझे बड़ा डर लगता है इस बात का कि हमने उनको हौश पौश जल्दी में शॉर्टर फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया क्योंकि हमने सरफराज को हटाना था, और अब हमें कोई टेस्ट में और कैप्टन मिल नहीं रहा था और अजहर अली को हटाना था, तो हमने बाबर को टेस्ट में भी कप्तान बना दिया। सो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में ये फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एंड आई जस्ट होप कि बहुत पॉजिटिवली बाबर आजम जो हैं वो इस चीज़ को लें, तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी करें और उनके ऊपर फ़र्क ना पड़े, उसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस पे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। यू होप कि उनकी परफॉर्मेंसेस पे इसका फ़र्क ना पड़े। वी ऑल्सो होप द सेम वे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहला असाइनमेंट उनका न्यूजीलैंड का दौरा है और वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी है, T20 मैचेस भी हैं, तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि माजी में जब भी नया कप्तान न्यूजीलैंड के दौरे पे जाता था तो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हो जाता था।
इम्तिहान तो बहुत मुश्किल है कि सबसे पहली सीरीज़ वो टेस्ट की न्यूजीलैंड में खेलेंगे और न्यूजीलैंड इट्सेल्फ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और अगर अपने बैकयार्ड में खेल रही हो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो इम्तिहान तो बिल्कुल है बाबर आजम का, बट ऑल माई विशेस टू हिम, ऑल द गुड लक टू टीम पाकिस्तान के, अच्छा परफॉर्म करें और बाबर आजम जो हैं वो वहाँ से सुरखरू होकर आएँ, अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। बट पूरी टीम को बाबर आजम का साथ देना होगा, पूरी टीम को एक पेज पे होना पड़ेगा ये साथ देने के लिए। बिल्कुल, पूरी टीम को एक पेज पर होना पड़ेगा। जब भी टीमें जीतती हैं, अगर टीमें यूनाइटेड होती हैं तो साथ साथ बाबर आजम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कप्तान बनाया गया। पाकिस्तान में एक कल्चर ये रहा है कि कप्तान को पावर नहीं दी जाती, या तो कोच चलाता है या फिर कहीं और से डायरेक्शंस आती हैं। तो इसी पर साबिक फास्ट बॉलर हैं शुएब अख्तर, उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम को अपने फैसले खुद लेना होंगे। आप क्या कहेंगे इस बात पे? बिल्कुल सही कहना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं शुएब अख्तर कि इट्स हाई टाइम नाउ कि बाबर आजम शुड सिट ऑन द ड्राइविंग सीट, क्योंकि बहुत हो गया कि आप ये ब्लेम करते रहे। देखिए बार बार बात करते हैं ना सरफराज को क्यों हटाया, सरफराज को क्यों हटाया, बिकॉज सरफराज की भी यही गलती थी कि सरफराज जो हैं वो अपनी बात अब मनवाना बंद कर दी थी सरफराज ने। सरफराज वॉज बीइंग डायरेक्टेड बाय मिकी आर्थर और ये ही चीज़ है जो सरफराज को लीड हुई। इवेंचुअली हुआ क्या, मिकी आर्थर भी गए, फिर सरफराज भी हट गए, देन मिसबा आए। मिसबा को भी कोई ऐसा कप्तान, यूजुअली देखें आप जब अपने ऊपर कमांड किसी को दे देते हैं तो वो आपको अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर देते हैं। बट बाबर आजम शुड रियलाइज़ कि पाकिस्तान टीम का कप्तान होना बहुत बड़ी बात होती है। सो आप एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, आपकी अपनी से है, सो अपनी उस से को इस्तेमाल करें और ड्राइविंग सीट पे बैठें और अपने डिसीजंस लें, क्योंकि इवेंचुअली देखिए फेस जो है ना वो कप्तान को करना पड़ता है। आई रिमेंबर जब इंट्रोड्यूस करवाया मिसबाह हक ने, आते ही अहमद शहजाद और उमर अकमल को टीम में डाला तो उनसे ये पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये हम सीरीज़ हार गए तो कौन जिम्मेदार होगा, तो उन्होंने कहा मैं पूरी जिम्मेदारी लूँगा। और वो जिम्मेदारी क्या ली उन्होंने, सरफराज को हटा दिया। सो बाबर आजम बिल्कुल फिर से इस ट्रैप में ना फंसें और पूरी जिम्मेदारी बाबर आजम को खुद लेनी चाहिए। बिल्कुल, सरफराज को हटा दिया गया। और शुएब अख्तर ने एक और बात ये कही है कि मोहम्मद हफीज़ या सरफराज अहमद ने जब कप्तानी सीखी, जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद दोनों को हटा दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगी? ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो है हम बहुत जल्दी प्लेयर को ले आते हैं और फिर उसके बाद जो है हम वापस हटा देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर राइट टाइम पे लेके नहीं आते हैं। हफीज़ और सरफराज की जब मैं बात करूँ, सरफराज क्योंकि अभी रीसेंट टाइम की बात है, सो आपने इतने साल इन्वेस्ट किया एक लड़के पे कि वो अंडर 19 का कप्तान बना, वो हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कप्तान बना, पाकिस्तान की उसने कैप्टनसी शुरू की, फिर पाकिस्तान की कैप्टनसी करते रहे और अब जब टाइम आया ना फल खाने का, यानी चले वर्ल्ड T20 तो हुआ नहीं 2020 में, बट 2021 में होना है। सो जब फल खाने का टाइम आया कि आपके पास एक एक्सपीरियंस कप्तान होगा जो आपको एक ICC के बड़े इवेंट में लेकर जाएगा और जिताएगा, तो वहाँ आपने उस कप्तान को हटा दिया। तो बिल्कुल गलत टाइम पे सरफराज को ये हटाया गया, मगर अब जब हटा दिया गया तो अब उस पर और कितनी बात करें। मगर सरफराज शॉर्टर फॉर्मेट में परमानेंट विकेट कीपर होने चाहिए, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होने चाहिए, बिकॉज इस वक्त बाबर आजम को सरफराज के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए एक चेन बनती है, वो चेन ये होती है कि एक कप्तान जब हटता है और दूसरा कप्तान उसकी जगह आता है तो उस कप्तान को कुछ अरसे टीम में रहना चाहिए। वो इस वजह से बिकॉज वो अपनी सारे जो एक्सपीरियंस है, अपना सारा जो उसने एब्जॉर्ब किया होता है इतने सालों में, वो उस नए कप्तान में ट्रांसफ़र करता है, ना कि वो नया कप्तान स्क्वायर वन से फिर से सारी चीज़ें सीखे। वो उस एक्सपीरियंस को अपने पास गेज इन करता है और उसके बाद फिर वो आगे वहाँ से अपना सफ़र शुरू करता है। एक एक्सपीरियंस्ड कप्तान टीम में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक साबिक कप्तान हो, फिर एक नया आने वाला कप्तान उसे जब सीखता है तो उसके बाद ही एक प्रॉपर जो चेन, जैसे कि आप कह रही हैं कि एक चेन प्रॉपर तौर पर बन जाती है। लेकिन उस्मान कादिर की शमूलियत पर काफ़ी शक व शुबहात थे, क्योंकि बताया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि शायद वो बाबर आजम के दोस्त हैं इसलिए नेशनल टीम के साथ हैं, लेकिन अब उनको जिम्बाब्वे का जो दौरा है पाकिस्तान था उस पर चांस मिल गया, चांस उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया, परफॉर्म करके दिखाया। इनकी शमूलियत कैसे देखा आपने?
उस्मान इज़ अ गुड प्लेयर, मतलब वो बेहतर होते गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पॉलिश होते गए हैं। एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप अगर किसी लेजेंड के बेटे हों या कहीं से आपकी कोई रिश्तेदारी हो, सबसे पहले आपके ऊपर नेपोटिज्म का टैग लग जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उस्मान ने जो है वो बहुत अरसे डोमेस्टिक खेलते रहे। उस्मान बहुत अरसे से मैं उनको डोमेस्टिक में देख रही हूँ। जिस वो यंग थे वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे, इतने अच्छे बॉलर नहीं थे, मगर अभी रिसेंटली जब उनको देखा है तो बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी तरफ से हुई है एंड अ वेरी वेरी गुड एडिशन टू आई मस्ट से टीम पाकिस्तान। और बड़ा मज़ा आएगा कि बिल्कुल शादाब से डिफरेंट है वो। शादाब एक हमारे परमानेंट मेंबर हैं, एक तरफ शादाब होंगे, दूसरी तरफ उस्मान होंगे। इट वुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट टू सी। इट विल बी मज़ा आएगा उस्मान कादिर की दोनों को inclusion देखेंगे, के। उस्मान कादिर या शादाब खान। उस्मान कादिर की हमने बात की, लेकिन उस्मान कादिर के साथ साथ इस सीरीज़ में और भी नौजवान खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका डेब्यू हुआ, और मैं बात करूंगा अब्दुल्ला शफीक की, जिन्होंने अपना डोमेस्टिक के T20 डेब्यू में भी सेंचुरी स्कोर की, वनडे डेब्यू में भी सेंचुरी स्कोर की। आप क्या समझती हैं कि अब्दुल्ला शफीक या खुशदिल शाह ये पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकते हैं? बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक हो गए, खुशदिल शाह हो गए, उस्मान कादिर हो गए, हैदर अली हो गए, ये बिल्कुल फ्यूचर हैं पाकिस्तान का। बट आई होप कि इनको अच्छी तरीके से हैंडल किया जाए, इनको अच्छी तरीके से ग्रूम किया जाए, इनकी जो रेगुलर जिस तरीके से खेलते हैं वो उसी तरह उनको खेलने दिया जाए, इधर उधर ट्वीकिंग ना की जाए। क्योंकि आप ये देखें कि जब भी कोई नया खिलाड़ी टीम पाकिस्तान में आता है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत अच्छा खेल रहा होता है, बहुत अच्छा दिख रहा होता है, और इवेंचुअली वो ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरता जाता है। वो क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बताने वाले, बेटा ऐसे कर लो, ऐसे बैट को पकड़ लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे पाँव नहीं खुल रहे, थोड़ा सा पोस्चर चेंज करो, ये करो, वो करो। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ट्वीकिंग इस स्टेज पे अब करनी चाहिए। अब वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कोई जूनियर टीम में नहीं है, वो कोई डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, और वो पाकिस्तान टीम में आए हैं तो इसी परफॉर्मेंस की वजह से आए हैं, तो ज़्यादा उनको अब छेड़ना नहीं चाहिए, उनको खेलने दें अपना नेचुरल गेम। ठीक है, नेचुरल गेम वो खेलते रहें और उनकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको मज़ीद छेड़ा ना जाए ताकि वो मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकें। सवेरा हमारे साथ होंगी। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। ज़रा PSL का बुखार जो कि सर चढ़कर बोल रहा है, उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, कौन इन हुआ, कौन आउट हुआ, कौन सी फ्रेंचाइज की तैयारियाँ कैसी चल रही है, उस पर बात करेंगे। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हमने बात की कि अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, लेकिन कोविड-19 के दौर में पूरी दुनिया में जब क्रिकेट सीरीज़ बंद हो गई, टूर्नामेंट्स बंद हो गए, वर्ल्ड कप को नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर दिया गया, ओलंपिक्स को नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर दिया गया, यूरोपियन चैम्पियनशिप को नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर दिया गया, उस दौरान पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीजन बहाल रहा, डोमेस्टिक सीजन के मैचेस स्टार्ट हुए, उसके बाद इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आई, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का दौरा किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं, और PSL के जो रिमेनिंग मैचेस हैं, बकिया मैचेस, प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल, वो अब होने जा रहा है। तो सवेरा हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा, कितना इंपॉर्टेंट है ये कि पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियां बहाल रही हैं, और कितनी अच्छी इमेज गई है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में? बहुत बहुत कामयाबी की बात है ये, बिकॉज़ जब मैं किसी से कहती हूँ ना कि क्या काम कर रही है ये मैनेजमेंट, कितना ज़बरदस्त काम कर रही है, कि कोविड के टाइम पे कहीं क्रिकेट नहीं हो रही मगर पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। सो जो लोग नहीं इस अच्छाई मानना चाहते मैनेजमेंट की, वो आगे से ये कहते हैं कि क्यों, इंग्लैंड ने भी तो करवाई है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इंग्लैंड के सेटअप से हम अपने सेटअप को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। जितने ऑर्गेनाइज्ड वो लोग हैं, जितना कोविड प्रोटोकॉल्स का वो ख्याल रख सकते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक तरीके से एक रिस्क लिया कि क्रिकेट शुरू की, नेशनल T20 हुआ, डोमेस्टिक हुआ, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अभी चल रहा है, अब एक दिन बाद आप देख रहे हैं कि PSL होने वाला है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है ये कि क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, जब दुनिया भर में क्रिकेट नहीं हो रही। तो बिल्कुल जो बात अच्छी है उस बात पे अप्रिसिएशन ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है, जो बात अच्छी है उस पर अप्रिसिएशन ज़रूर देनी चाहिए। एक दिन बाद जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, और अभी से ही टीमों ने प्लेऑफ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि रौनक लगी हुई है, बरक़ी कुमकुमों में जो टीमें हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सवेरा, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? आप क्या समझती हैं कि कौन सी टीम ये मार लेगी?
PSL होने वाली है, मतलब वापस रिज्यूम होने वाली है PSL सीजन 5, जो कि एक कहते हैं ना हाथी गुजर गया था, दुम रह गई थी, तो अब वो होने वाला है। 14 से शुरू होगा, यानी क्या है आज थर्सडे है, सो एक ही दिन बाद हमें सैटरडे को मैचेस देखना शुरू करेंगे। और किस टीम लगता है कि देखिए मेरा तो बायस हमेशा कराची की तरफ टिल्टेड रहेगा, सो कराची की तरफ ही टिल्टेड, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लाहौर कराची फाइनल। सो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि लाहौर कराची फाइनल देखने को मिले। बिल्कुल आप चाहते हैं कि लाहौर कराची फाइनल देखने को मिले, और कल भी हम प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे, और जाहिर है हो सकता है कि कराची किंग्स को अपर एंड हासिल हो क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, लेकिन क्राउड नहीं है तो सरप्राइज दे सकती है लाहौर कलंदर्स भी। और लाहौर के तमाशाई वो भी काफ़ी पुरजोश थे, उनका भी फैंस, उनकी जो फैन फॉलोइंग थी हमने देखी थी इस बार कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही थी, क्योंकि जाहिर है प्ले ऑफ में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन तमाम फ्रेंचाइजेस की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स डैरन सेमी वो आउट हो चुके हैं कुछ लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वेन पार्नेल उन्होंने ज्वाइन कर लिया है इस वक्त कराची किंग्स को, तो तमाम हेर फेर तो चल रही है। कौन सा स्क्वाड ऐसा लग रहा है आपको जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पर? स्क्वाड्स देखिए सबके ही अच्छे हैं, मगर मुझे ये लगता है जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरा जो थोड़ा सा टिल्ट है, बायसनेस है, वो कराची की तरफ है। इस दफ़ा यही सोच के कराची जीत जाए कि डीन जोन्स को ये जीत पेश करेंगे। सो डीन जोन्स के नाम पे कराची, सो ऑल माई वोट इज़ फॉर कराची किंग्स। बिल्कुल, डीन जोन्स को सभी मिस करेंगे, चाहे वो वसीम अकरम हो या फिर बाबर आजम हो। आज उन्होंने भी ट्रिब्यूट पेश किया और उन्होंने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का सेहरा सर लेकर डीन जोन्स को डेडिकेट करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुल्तान सुल्तान्स के पहलवानों से पंजा आजमाई करेगी कराची किंग्स की टीम अपने होम ग्राउंड पे, तो आप क्या समझती हैं, क्राउड का या ग्राउंड का, होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा कराची किंग्स को? बिल्कुल, पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स, आई बिलीव कराची किंग्स को फ़ायदा तो होना चाहिए बिकॉज नेशनल स्टेडियम कराची में ही सारे मैचेस खेले जा रहे हैं। मगर मुझे ये लगता है कि वो फ़ायदे वो ख़त्म हो गया। देखें अभी जो है ना, कोविड के बाद किन लड़कों ने कितना ज़्यादा खेला डोमेस्टिक में वो मैटर करता है, नेशनल T20 में किन किन की परफॉर्मेंसेस रहीं वो मैटर करता है। सो आपको देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स इस वक्त कनेक्ट सही तरह होंगे, जेलिन सही तरह होंगे। सो एक तरफ अगर मैं मुल्तान सुल्तान्स को देखती हूँ तो शान मसूद बड़े अच्छे टच में लग रहे हैं। सो शान मसूद वहाँ पे लीड कर रहे हैं, वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। इस तरफ मैं अगर देखती हूँ तो इमाद लीड करते हैं, बट आई होप कि हमें कोई अचानक से ऐसा सरप्राइज़ ना मिले कि बाबर लीड करते हुए दिख जाए। बट आई बिलीव कि कराची को एडवांटेज तो होगा। कराची की एक तो प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर बहुत अच्छी फॉर्म में, खैर वो रेगुलरली हैं माशाल्लाह से, तो बाबर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिजवान को जिनको अभी तक चांस नहीं मिला था खेलने के लिए, अब मुझे लगता है कि उनको चांस मिलना चाहिए बिकॉज जिस तरह नेशनल T20 में रिजवान ने परफॉर्म किया। सो आई एम स्टिल रूटिंग फॉर कराची। PSL सीजन, इस सीजन हमने देखा कि कराची किंग्स ने वॉल्टन को एज अ कीपर खिलाया और मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल चांस नहीं मिला। उसके बावजूद फिर वो नेशनल टीम में, ज़ाहिर है नेशनल T20 में अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। अब नेशनल टीम में टेस्ट के नायब कप्तान भी वो हैं, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि वाकई आपको लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान फर्स्ट चॉइस होंगे इस एलिमिनेटर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, तो अब वाकई बनने जा रहे हैं मोहम्मद रिजवान फर्स्ट विकेट कीपर फॉर कराची किंग्स? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, जैसे मैं बता रही हूँ कि रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है। सो वॉल्टन मुसलसल कर रहे थे कीपिंग, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कराची की टीम मैनेजमेंट पे प्रेशर होगा इस बात का कि वो रिजवान से कीपिंग करवा के देखें। बट देखना ये होगा कि क्या कराची की टीम मैनेजमेंट जो है वो ये रिस्क लेगी कि नहीं लेगी कि अपने जो उनके फर्स्ट चॉइस जो विकेट कीपर थे उनको हटा के जो है वो रिजवान को खिलाया जाए। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है। बट मुझे लगता है कि शायद अपने कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ेंगे वो, क्योंकि कराची की टीम काफ़ी सुपरस्टिशियस भी है। सो इसी टीम से अगर वो जीत रहे हैं, सो मुझे नहीं लगता कि वो वॉल्टन को हटाएंगे और ये देखेंगे कि जी हाँ वॉल्टन की जगह रिजवान को अब खिलाना चाहिए। सो आई बिलीव थोड़ा सा मुश्किल होगा रिजवान को जगह बनाना अभी भी कराची की टीम में। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा मोहम्मद रिजवान को जगह बनाना कराची की टीम में। देखते हैं कि क्या होता है। साथ साथ मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करें, उन्होंने महमूदुल्लाह और जेम्स विंस की जगह स्क्वाड में जो डेनली और ब्रैंडन टेलर को शामिल किया है। साथ साथ फिर
सानिया मिर्ज़ा भी शुएब मलिक को सपोर्ट करने कराची पहुंच चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पर? वो कहते हैं ना कभी कभार किसी को कोविड हो जाए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। जो डेनली एक बहुत अच्छा टैलेंट है और ब्रेंडन टेलर को तो हमने देख ही लिया अभी जिस तरह वो खेले हैं, ठीक है। एंड के जो 2 T20s थे या उसमें नहीं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मगर ब्रेंडन टेलर जिस तरह खेले हैं, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी इंक्लूजन है ब्रेंडन टेलर की मुल्तान सुल्तान्स में। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा बात होगी दमादम मस्त कलंदर लाहौर कलंदर्स की। राना फवाद साहब जो कि ओनर हैं, उनका कमबैक है, वो भी कराची में अब उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं उनका जहाज़, और अब देखना है कि क्या वाकई लाहौर कलंदर्स हम सबको सरप्राइज़ करने जा रही है या वो खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे। विल बी बैक after a short commercial break. वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हमने बोला कि लाहौर कलंदर्स दमादम मस्त कलंदर की ज़रा बात हो जाए। कराची में ओनर लाहौर कलंदर्स राना फवाद साहब मौजूद हैं, उन्होंने जीत की आज़म का इजहार किया। क्या गुफ्तगू की है, ज़रा आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। ओए दम 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 बोलो मस्त कलंदर, लाहौर दी की बात है, ओए लाहौर दी की बात सी, नच दे फुआरे, ओए रावी दे नज़ारे, रंगीन चेहरों के। मैं शहर कायद रोशनियों के शहर कराची पहुंच गया हूं, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से जिंदा दिलाने लाहौर को रिप्रेजेंट करते हुए कराची के मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह आपको खुशियां देंगे। दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, दामादाम मस्त कलंदर। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। राना फवाद साहब कराची उतर चुके हैं और उतरते ही उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी पहुंचा दिया और उन्होंने बोला कि लाहौर कलंदर्स तो तैयार हैं। सवेरा हमारे साथ मौजूद। सवेरा, वाकई आर दे गोइंग टू सरप्राइज ऑल ऑफ अस और अदर फ्रेंचाइजेस? नहीं, लाहौर कलंदर्स देखिए, लाहौर कलंदर्स इसलिए एक्साइटेड है इतना क्योंकि पहली दफ़ा ये टीम प्लेऑफ्स में पहुंची है, विच मीन्स प्लेऑफ में तो पहुंचे हैं, बट यू नेवर नो, दे कैन बी लकी एज वेल, क्योंकि जो है जिस तरह उनकी टीम कॉम्बिनेशन रही, जिस तरह इस वक्त हफीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बॉलर हारिस रऊफ परफॉर्म कर रहे हैं, बेन डंक को तो सबने देखा ही है, समित पटेल भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, बट अब देखना ये है कि क्या वो इतने गैप के बाद वापस आके उसी तरह खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते। बट मोहम्मद हफीज़ और हारिस रऊफ का तो बहुत फ़ायदा उठाने वाली लाहौर कलंदर। सो हर इस वक्त देखिए, हर ओनर, हर फ्रेंचाइज ओनर, हर फ्रेंचाइज टीम मैनेजमेंट यही चाह रही है कि उनकी टीम जीते। सो क्या पता लाहौर कलंदर्स जीत जाए, और जो कि फ़ाइनल जो लाहौर में होने वाला था वो अब कराची शिफ्ट हो गया, तो अगर लाहौर कलंदर्स जीतेगी तो खुशी तो उनको ऑब्वियसली होगी, बट वो वाली खुशी नहीं होगी कि जब लाहौर कलंदर्स लाहौर में ही जीतती। तो देखना यह है कि क्या इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, क्या लाहौर कलंदर्स कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। राना फवाद साहब इसी जज्बे से पहचाने जाते हैं, इसी अंदाज से पहचाने जाते हैं, निराला अंदाज़ है, और एक उनका निराला फ़ैन भी है। जब वो उनको लेकर आए थे, उस फ़ैन को आज जिसका नाम है, तो वो जीतने लगे थे, तो इसलिए उसको लकी फ़ैन कहा जाता है। और समित पटेल को उस लकी फ़ैन की याद सताने लगी है। तो हमारी नुमाइंदा है लाहौर से सबा पाशा, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। पीएसएल का हर सीजन लाहौर कलंदर्स के लिए ड्रोना ख्वाब साबित होता रहा। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी लाहौर कलंदर्स की रूठी किस्मत को ना मना सके। पीएसएल घर लौटी तो शायकीन ने फिर से कलंदर्स से उम्मीदें वाबस्ता कर ली, लेकिन लाहौर कलंदर्स अपनी रीत ना बदल सकी। कलंदर्स की लगातार 3 शिकस्तों पर सोशल मीडिया पर नन्हे परस्तार की रोने की वीडियो मंजरे आम पर आई तो टीम मैनेजमेंट ने आहत को ढूंढ निकाला। ने हमें ही मार दिया, को देते उनने बॉल में मार देना था, जीतना था लाहौर कलंदर वालों ने। आहद मैच देखने कजाफी स्टेडियम पहुंचा तो किस्मत की देवी लाहौर कलंदर्स पर मेहरबान हुई और लगातार कामयाबी मुकद्दर बनी। टीम कराची पहुंची, लेकिन आहद की गैर हाजिरी में एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। गिरते संभलते हुए लाहौर कलंदर्स पहली बार अगले मरहले में पहुंची तो लीग को कोरोना की नजर लग गई। ताहम स्मिथ पटेल को आते ही नन्हे प्रस्तार की याद आई तो ट्वीट कर दिया, जिस पर टीम मैनेजमेंट ने आहद को कराची साथ लाने की यकीन दहानी करा दी। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर।
बिल्कुल, अहाद जो हैं वो काफ़ी लकी फ़ैन है और अब वो कराची आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर जब भी उन्होंने ज्वाइन किया था टीम को तब से लाहौर कलंदर्स जीते रहे थे और फिर ज़ाहिर है उन्होंने एलिमिनेटर्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। इस पर PSL पर हमने आज गुफ्तगू की है, लेकिन सवेरा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनका फ़ायदा उठाते हुए इस बात को आगे इस तरह बढ़ाएं कि IPL से मुतालिक तमाम साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में जाना चाहिए, वहाँ पर खेलना चाहिए, नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर वो IPL में नहीं जा रहे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि काफ़ी फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कह चुके हैं, फिर मीडिया में बात हो चुकी है कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। वाकई नुकसान हो रहा है या कोई ज़रूरत नहीं है, PSL हमारे पास है? देखिए, ये बात हमारे करने की नहीं है, क्योंकि एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ, मैं ज़बरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊँ, खटखटाती रहूँ कि क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। अगर BCCI ये नहीं चाहती या अगर IPL कमेटी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ आकर खेलें, जो भी उसकी रीज़न्स हों, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी उस बात को इतना पुश नहीं करना चाहिए, इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उस पर जो है एक अपनी नाराज़गी, एक अपना इख्तलाफ ज़रूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, मगर ये कि हम ये कहें कि नहीं जी हाँ IPL में हमारे लड़कों को भी होना चाहिए, जब वो नहीं रखना चाहते तो क्यों हम रखते हैं उनको? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा कोई कोच जो है वो इंडियन होना चाहिए? बड़े अच्छे इंडियन कोचेज़ हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि लॉजिस्टिकली बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, सो शायद वो उन लॉजिस्टिकल इश्यूज़ में पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। वरना पहले सीज़न, IPL के पहले सीज़न में आपने देखा था कि क्या मार्का अंजाम दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। सुहेल तनवीर पर्पल कैप होल्डर बने थे, तो ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स खेलेंगे तो लाइमलाइट तो भरपूर मिलेगी, काफ़ी लाइमलाइट खींचेंगे वो बाकी और प्लेयर्स के मुकाबले में। बट जब तक IPL की इट्सेल्फ जो स्टैंडिंग कमेटी है वो तैयार नहीं होती हमें बुलाने के लिए, सो हमारा उस पर बात करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो खुद तैयार नहीं होते पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुलाने के लिए, तब तक हमारा इस पर बात करना और खासतौर पर फॉर्मर क्रिकेटर्स का बात करना बनता नहीं है। सुहेल तनवीर की आपने बात की, अभी भी नाम उनका सर फहरिस्त होता है, जब भी रिकॉर्ड बुक IPL के सामने आती है तो उनका वो पहले दूसरे सीज़न का जो रिकॉर्ड है वो वहां पर नजर आता है। चैंपियंस लीग की बात हो रही थी, पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में जाके तो नहीं खेल सकते, लेकिन शायद चैंपियंस लीग बनने की बात हो रही थी जहां पर तमाम लीग्स की जो टॉप टीम्स हैं, टॉप 4 टीम्स, वो वहां जाके परफॉर्म करेंगे, चैंपियंस टीम वहां जाके परफॉर्म करेंगी। अगर IPL और PSL की टीम्स का मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा सवेरा? वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं अगर सोचूं तो PSL और IPL की टीम्स का आमना सामना हो तो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। मगर इस दफ़ा जिस तरह IPL में मुंबई इंडियंस जीती है, मुझे ये लगता है कि मुंबई इंडियंस इस वक्त दुनिया में जितनी लीग्स हो रही हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो मुंबई इंडियंस है। जिस तरह मुंबई इंडियंस खेली है और जिस तरह उनके प्लेयर्स को पता है कि किस प्लेयर ने आके क्या करना है, उनके जो कोर है टीम का वो उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है आके। सो मुंबई इंडियंस तो बहुत ही ख़तरनाक टीम है, मगर आइडिया बहुत अच्छा है। बड़ा मज़ा आएगा कि एक तरफ मुंबई इंडियंस हो तो दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी हो, तो एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, सो दूसरी तरफ जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, फिर एक तरफ लाहौर कलंदर्स हो तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स हो। कितने मज़े का टूर्नामेंट होगा। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, ये कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे करवा ले। ठीक है सवेरा, हम IPL के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत शानदार बात होगी अगर चैंपियंस लीग का दोबारा से आगाज़ हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखते हैं कौन करेगा। साथ साथ IPL की आपने बात की, मुंबई इंडियंस जीती, लेकिन विराट कोहली का एक बड़ा नाम है इंडिया में और पूरी दुनिया उन्हें बहुत बड़ा बैट्समैन समझती है। IPL में वो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, अपना जो है वो जितवा नहीं पा रहे टीम को, फाइनल कोई ट्रॉफी नहीं जीती उनकी जो टीम बैंगलोर है। और अब गौतम गंभीर सामने आए और उन्होंने बात कही है कि RCB को, विराट कोहली को कप्तानी से हटा देना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरी जानिब एक लॉबी भारत में ये बात भी कर रही है कि इंडियन टीम की कप्तानी भी रोहित शर्मा के सुपुर्द कर देनी चाहिए। गौतम गंभीर जो है ना वो कहते हैं ना, हिंदी का ही लफ्ज़ है, गंभीरता बढ़ाते रहते हैं हर बात की। मुझे ये लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में पॉइंट ही सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा मसला यही है कि विराट कोहली और AB डिविलियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी है। मतलब एरन फिंच भी आए मगर एरन फिंच भी इतना सब कुछ नहीं कर सके, तो एक विराट कोहली और डिविलियर्स ही तो करके दिखा रहे हैं। अब विराट कोहली को भी अगर आप कैप्टनसी से हटा देते हैं, किसी और को कप्तान बना देते हैं, तो
मुझे नहीं लगता अभी, जब तक टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हैं, मुझे लगता है उन्हीं को आरसीबी का भी कैप्टन रहना चाहिए। हमने बात की मुंबई इंडियंस की, मुंबई तो जीत गई, लेकिन इस बार सवेरा, क्योंकि आप बहुत फॉलो कर रही हैं आईपीएल को और हम देख रहे हैं कि काफ़ी छाई हुई हैं आप भारत में, आपको काफ़ी सुना भी जाता है। आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा नया टैलेंट आपने देखा कि जो भारत की नुमाइंदगी कर सकते हैं आगे चल के? मुंबई तो बिल्कुल, मतलब ऊपर तले दो मुंबई ने जो है वो टाइटल्स जीत लिए हैं, वरना तो ऐसे था कि अल्टरनेटिव ईयर पे मुंबई 2013, 15 इस तरह करके जो है अल्टरनेटिव ईयर्स पे मुंबई चैम्पियन बन रहा था। बट ऊपर तले अब 2 साल जो है वो मुंबई ने जीत लिया है। एंड 13 क्यों मैंने कहा, 15, 17, 19 एंड 20, यस, और 13 भी। सो ये 5 दफ़ा अब चैम्पियन हो गया है मुंबई। बट अगर आप प्लेयर की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, पादिक्कल हैं, ईशान किशन हैं, फिर बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चक्रवर्ती जो कि आ भी गए इंडिया की टीम में, जिनको शामिल कर लिया गया है। सो बहुत यंग प्लेयर्स हैं जो कि इस दफ़ा आईपीएल में सामने आए हैं और लाइमलाइट में दिखे हैं, सामने आए। लेकिन रोहित शर्मा इंजरी के बायस वो टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो गए हैं। रोहित शर्मा से मुतालिक जो टाइटल है वो ज़ाहिर है वो कामयाब हो गए, लेकिन आपको लगता है कि पहले इंजरी के बायस वो टीम से बाहर हुए, फिर अब दोबारा वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया टीम को, उनको तो बीसीसीआई क्या मजबूर हो गया रोहित शर्मा के आगे? देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे खुल के बीसीसीआई की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। रोहित शर्मा ने अपने आप को प्रूव किया, अपनी इंजरी के बारे में बताया जब वो फाइनल में उतरे, फाइनल में खेले और क्या बढ़िया खेले, वो ज़बरदस्त खेले। सो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, उन्होंने हम सबको बताया, पूरी दुनिया को बताया कि वो ऐसे इंजर्ड नहीं हैं। बट देन बीसीसीआई मेडिकल पैनल जब तक अप्रूव नहीं करेगी कि वो खेल सकते हैं इस तरीके से कि नहीं, क्योंकि लीग में खेलना एक अलग बात होती है, टीम इंडिया के लिए खेलना एक बिल्कुल अलग बात होती है। सो इंटरनेशनल प्रेशर डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल क्वालिटी डिफरेंट होती है। तो जब तक बीसीसीआई का मेडिकल पैनल इनको अप्रूव नहीं करता, रोहित शर्मा नहीं खेल सकते। सो बीसीसीआई के मेडिकल पैनल को सबसे पहले जो है इनको अप्रूव करना ज़रूरी है। ठीक है, बीसीसीआई के इंटरनेशनल पैनल को उनको अप्रूव करना होगा, उसके बाद ही रोहित शर्मा भारत की नुमाइंदगी करने के अहल होंगे। बहुत शुक्रिया सवेरा पाशा, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया और बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करते हुए कि बहुत सारे अहम उमूर में आपने अपना तज्जिया पेश किया, निगाह डाली। इसी के साथ साथ अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और फिर आपके सामने बहुत जल्द पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में हाजिर होंगे। तो मोहसिन मेहदी, तलाल आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर हफ्ते को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।